नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बड़ा गत कक्षा में आपको मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में आपके साथ वार्तालाप कर रहा था। उसमें से आपको श्रीगुप्त से लेकर के मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक आपके साथ वार्तालाप कर लिया था। उसमें आपको मैंने बड़ा ये बातें साफ बताई गई थी कि यहाँ से बड़ा प्रश्न पूछता है तो शासकों के बारे में पूछा जाता है तो अक्सर समुद्रगुप्त के बारे में ही पूछा जाता है, या दूसरा बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो गुप्त काल की कला, विज्ञान और साहित्य के बारे में पूछा जाता है। पहला प्रश्न समुद्रगुप्त पे पूछा जाता है तो उसमें उसकी विजयों का वृत्तांत है या उपलब्धियों के बारे में दे देंगे कि प्रश्न की भाषा क्या होगी, या तो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का क्रम से वर्णन कीजिए, या सिलसिलेवार वर्णन कीजिए, या विस्तार से वर्णन कीजिए, या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा बड़ा प्रश्न इसमें जो बनता है वह है गुप्त काल की कला, विज्ञान और साहित्य की प्रगति की समीक्षा कीजिए। ये दो तो बड़े प्रश्न बनते हैं, इनके अलावा छोटे प्रश्न बनते हैं। हर छोटे प्रश्न पे मैं आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ बेटा। अब आपको ध्यान उस पर देना है। आज हम कुमारगुप्त पे आपके साथ चर्चा करूँगा बेटा। ये वो शासक है जिस पे 7-8 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। ये प्रश्न हैं कौन कौन से? 2 प्रश्न तो आपको यहाँ तुलनात्मक रूप से याद करने। कुमारगुप्त के वह 2 प्रश्न कौन से हैं जिन्हें आपको तुलनात्मक रूप से याद करना है? पहले मैं आपके साथ उन्हीं पे चर्चा कर लेता हूँ, क्यों इसके बाद आपके साथ प्रशासन में चर्चा की जाएगी, वहाँ भी उन तुलनात्मक बातों को ध्यान में रखा जाएगा। पहला तुलनात्मक प्रश्न क्या है कि बेटा 2 गुप्त शासक थे कि प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। अक्सर ऐसे प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। पहला कि उन 2 गुप्त शासकों के नाम बताइए जिन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव योग्यता के आधार पर किया था। क्यों प्राचीन काल में या प्राचीन राजवंशों में ये परंपरा थी कि वहाँ शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता था, राजा ही सर्वेसर्वा होता था। उसके पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र उनका उत्तराधिकारी होती था, अर्थात राजपद था वो वंशानुगत था। गुप्त काल में 2 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस वर्जना का उल्लंघन किया है और उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव वरिष्ठता के स्थान पर योग्यता के आधार पर किया। ऐसा करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चयन समुद्रगुप्त का किया था। ऐसा करने वाला दूसरा शासक कुमारगुप्त था, जिन्होंने स्कंदगुप्त का चयन किया था। पहला प्रश्न तो आपको यही याद करना होगा बेटा, उन 2 गुप्त शासकों के नाम बताइए जिन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर किया था। प्रथम आए तो चंद्रगुप्त, द्वितीय आए तो कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त का और कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त का। अब बेटा एक किंवदंती है, वैसे 2 ही आते हैं कि उन 2 गुप्त शासकों के नाम बताइए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। पर आपको ये वैदिक सभ्यता में बता दिया गया था, भारत में, प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था, चाहे वो स्रोत यज्ञ हों या सोम यज्ञ हों या पंच महायज्ञ हों। ये प्रक्रिया उत्तरवर्ती भारत में भी चलती आ रही थी। गुप्त काल की जब हम बात करते हैं, अक्सर हमें ये मिलता है कि 2 गुप्त शासक ऐसे थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जबकि कई शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी मानते हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया था। लेकिन स्पष्ट रूप से हमें 2 ही शासकों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न की भाषा क्या होगी? उन 2 गुप्त शासकों के नाम बताइए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। पहला होगा समुद्रगुप्त और दूसरा होगा कुमारगुप्त। तीसरा अगर किंवदंती आए तो आप ये अगर अति लागुरात्मक में लिखित में आए तो लिख देंगे नोट
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने भी इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ आपको मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, ये स्रोत यज्ञ का एक भाग था और इसमें ये राज्य के साम्राज्य विस्तार का सूचक था। राजा द्वारा इसमें एक अश्व छोड़ा जाता था और जहाँ जहाँ तक वह अश्व जाता था वहाँ तक उस राज्य की सीमाओं का विस्तार होता जाता था। इनकी पुष्टि किन से होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था, इनकी मुद्राओं से होती है, जिसमें एक तरफ यज्ञयूप दिखाई देता है और दूसरी तरफ राजमहिषी। वो इस बात के संकेत हैं या इस बात के सूचक हैं कि इन दोनों शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तीसरा, इसकी आपको उपाधियां याद करनी है बेटा। अक्षर कि वह कौन सा गुप्त शासक था या कुमारगुप्त द्वारा धारित उपाधियों के नाम बताइए। तो वहां आपको 2 उपाधियों के नाम याद रखने हैं। एक उपाधि का नाम है महेंद्रादित्य और दूसरी का नाम है शुक्रादित्य। तीसरे के बाद चौथा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, उसको अक्सर प्राचीन भारत में, यहाँ मैं आपको तुलनात्मक रूप से बता देता हूँ, प्राचीन भारत में अगर कभी भी आपसे कोई यक्ष प्रश्न किया जाता है तो 3 विश्वविद्यालयों के बारे में किया जाता है, या तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, या तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ आपको मैं एक विश्वविद्यालय की चर्चा करूँगा, लेकिन आपको इन तीनों को याद रखना है बेटा। और यहाँ प्रश्न क्या पूछता है, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ये विश्वविद्यालय था बेटा नालंदा। इस विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन सा गुप्त शासक था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कुमारगुप्त थे। वैसे इसकी संरचना में ज़्यादा नहीं जाएंगे बेटा, क्यों नालंदा विश्वविद्यालय स्वयं एक अध्याय है। पुस्तकालय में कितने विद्यार्थी पढ़ा करते थे, कितने आचार्य हुआ करते थे, परीक्षा किस तरीके से संचालित की जाती थी, और प्रवेश की क्या प्रक्रिया थी, और पुस्तकालय की कैसी संरचना थी। जब हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे तब इन बातों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ये आपकी चौथी बात बेटा यहाँ की। अब अगली बात है बेटा 5वीं बात, जिसके ऊपर आपके साथ चर्चा की जाएगी, वह कौन सी है? अब आप बताइए, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। कुमारगुप्त से पूर्व सारे के सारे गुप्त शासक थे वो परम भागवत के उपासक थे, अर्थात विष्णु जी की उपासना करते थे। और कुमारगुप्त के समय परम भागवत के स्थान पे या कुमारगुप्त के स्थान पे इन्होंने कार्तिकेय को अपना उपासक देवता बना लिया था, और इस समय इसे ही गुप्त काल में राष्ट्रीय देवता का दर्जा प्राप्त हो गया था। अब आपको ये प्रश्न बेटा 2 तरीके से याद करना है। वह तरीके कौन कौन से हैं? एक तो सीधा सा ही है, उस एकमात्र गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने कार्तिकेय को अपना उपासक देवता बना दिया था या कार्तिकेय की उपासना करता था। आपका उत्तर होगा बेटा सीधा सा कुमारगुप्त होगा। अब इसके साथ ही दूसरा और परिवर्तन आ गया बेटा, वो किस में आ गया? राज चिन्ह में आ गया। और राज चिन्ह पे आपको कितनी बातें याद रखनी है और किस तरीके से याद रखनी है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर आपसे कोई यक्ष प्रश्न किए कि गुप्त राजवंश का राज चिन्ह क्या था, आपका उत्तर होगा गरुड़। और गुप्तों से पहले ये राज चिन्ह नाग राजवंश का था। समुद्रगुप्त ने नागवंश के शासकों को परास्त करके इस राज चिन्ह को धारण किया था। और जब गुप्त शासक कुमारगुप्त बने तो उन्होंने इस राज चिन्ह के स्थान पर अपना राज चिन्ह मयूर बना लिया था, क्यों कार्तिकेय की सवारी मयूर हुआ करती थी जबकि विष्णु जी की सवारी गरुड़ हुआ करती थी। इसलिए इस काल में देवताओं के परिवर्तन के साथ ही उनका राज चिन्ह भी परिवर्तन हो गया था। 7वां प्रश्न अब आपसे कोई ये पूछे, वो इसके किसके मुद्रा भंडार के बारे में पूछे। अगर ये पूछे कि गुप्त काल
या उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसकी राजस्थान के बयाना नामक स्थान से मुद्राएं प्राप्त थी। बयाना राजस्थान में कहाँ है बेटा? भरतपुर में है। और यहाँ से किस गुप्त शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई? कुमार गुप्त की हुई। या गुप्तों की मुद्राएं राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुई? तब भी आपका उत्तर बयाना भरतपुर होगा। अब एक बेटा इस काल में निर्मित मंदिर था। मंदिर के बारे में पढ़ेंगे अपन, जब गुप्त काल की कला पढ़ेंगे तो वास्तुकला के रूप में जो विकास होता है वो मंदिरों का ही होता है। लेकिन इस समय एक मंदिर ऐसा था जिसका निर्माण उसमें बुनकरों ने अपने दान से करवाया था। दान की परंपरा प्राचीन भारत से ही रही है और जो आज तक हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित है। वह कौन सा मंदिर था? मंदसौर का सूर्य मंदिर था, जिसे बुनकरों के दान के कारण प्रसिद्ध था। और इस मंदिर को कहते बुनकर आए तब भी वही बात है, जुलाहे आए तब भी वही बात है, तंतु आए तब भी वही बात है। ये बुनकरों के दान के कारण या कुमारगुप्त के समय निर्मित वह कौन सा मंदिर है जो बुनकरों के दान के कारण प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा मंदसौर का सूर्य मंदिर। या मंदसौर का सूर्य मंदिर किसके दान द्वारा निर्मित है या किसको समर्पित है, ये बात आपको पूछी जाएगी, जिसका विवेचन आपको कर दिया गया। अब अगला शासक स्कंदगुप्त है। इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। स्कंदगुप्त के बारे में आपसे 4-5 मोटी मोटी बातें ही पूछता है। एक तो तुलनात्मक रूप से आपको याद करनी है। अगर ये पूछे गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तब तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम होगा। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछे कि गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त था। फिर आपसे पूछे उत्तरवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। यहां आपको ये 4 बातें ही याद रखनी है। उत्तरवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक आए तो स्कंदगुप्त कर देंगे। यहां एक था इस केस में, वो क्या था? बाह्य आक्रमण था। अक्सर छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में उस बाह्य आक्रमण के बारे में ही पूछा जाता है। और ये बाह्य आक्रमण किसका था? हूणों का था। कि उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने हूणों को परास्त किया था। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सा उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने प्राप्त किया था। स्कंदगुप्त ने उनको परास्त किया था। अब यहां से दूसरा आपको तुलनात्मक बताया हुआ बेटा, इसने अपने प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, गुप्त काल में 4 महत्वपूर्ण राजधानियां रही थी। पहली राजधानी गया थी, उनकी प्रारंभिक राजधानी थी। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी उनकी पाटलिपुत्र थी, जिसे समुद्रगुप्त ने बनाया था। उनकी द्वितीय राजधानी के रूप में उज्जैन काम आया करती थी, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था। और उनकी चौथी और अंतिम राजधानी अयोध्या थी, जिसे स्कंदगुप्त अपने प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला है, वो प्रश्न भी तुलनात्मक है। और वो क्या है बेटा? बताइए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको याद रखना है सुदर्शन झील। यह प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है बेटा, कि सुदर्शन झील का निर्माण, अगर इससे पूछे, इसके बारे में 4 शासकों के नाम याद रखने हैं और एक अभिलेख का याद रखना है, जिस अभिलेख के माध्यम से इसकी पुष्टि होती है। शासक के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं कि वह कौन सा शासक था जिसे सुदर्शन झील का निर्माता माना जाता है। तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, वह कौन सा मौर्य शासक था जिसके विदेशी गवर्नर ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तब आपका उत्तर होगा अशोक। उसके विदेशी गवर्नर तुषास्प थे, जिन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तीसरा प्रश्न इससे संबंधित, वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तब आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। चौथा, वह कौन सा शासक था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण अपने निजी कोष से करवाया था? तब आपका उत्तर होगा शक शासक रुद्रदामन। यहाँ इन सभी बातों की पुष्टि एक अभिलेख से होती है और उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछ सकता है आपको,
कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण का उल्लेख है। और दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख में कितने सम्राटों का उल्लेख मिलता है और उनकी किन उपलब्धियों का इसमें उल्लेख है। तो ये था बेटा आपको इन छोटी छोटी बातें थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ से अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का 2 अंक का ही होगा, या तो आपके साथ बहुविकल्पीय प्रश्न आता है और या कई बार आपसे अति लघुरात्मक प्रश्न पूछ लेता है। अगली कक्षा में आपके साथ गुप्तों के प्रशासन के बारे में चर्चा की जाएगी, उनका प्रशासन कैसा था।